नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बंधन पाठशाला में। हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें कि लगभग 30 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। आगे उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 31वां प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, ये 30 प्रश्न हो चुका था हम लोगों का। जैसे बोला गया था कि 1 मोल कैल्शियम, तो 1 मोल कैल्शियम का बात किया गया था। कैल्शियम ये किसी भी मोल में, जैसे H2O का पूछे, अगर कैल्शियम का पूछे या सोडियम का पूछे, जिसका भी पूछे, तो इसमें एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। 1 मोल जितना भी होता है वो एवोगाड्रो संख्या। तो आपको एवोगाड्रो संख्या खोजना है कि एवोगाड्रो संख्या कहाँ है। तो एवोगाड्रो संख्या आपको नजर आ रहा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। तो यहाँ सब परमाणु में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। 1 मोल पोटेशियम, तो सेम वही कहानी है। इसमें भी हम लोग अपना देखेंगे कहाँ पे हम एवोगाड्रो नंबर मिल रहा है। तो एवोगाड्रो नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। यहाँ तो 10⁻24 है, 10⁻22 है, होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो ये एवोगाड्रो संख्या हमारा सही हो गया। चलिए क्वेश्चन 32 की तरफ देखते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन, तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 1 मोल जल, तो जल में भी वही कहानी है, सेम कहानी। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल सोडियम, यहाँ भी वही है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने से खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो CO2 आप लोग खुद देख लीजिए कहाँ पे है। मोल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। जल के, अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होगा। तो जल का हो गया आपका H2O। सबसे पहले इसका भार निकालिए अलग अलग। हाइड्रोजन का भार निकालना है आपको, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 निकला। ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो इधर से हो गया 2, अनुपात देंगे, इधर से हो गया 16। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यानी 1:8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले अणुओं की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें होता है मोलों की संख्या और गुना एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से सूचित करते हैं। ये होता है अणुओं की संख्या का फॉर्मूला। तो अणुओं की संख्या, सबसे पहले मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो नंबर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले अणुओं की संख्या, तो मोलों की संख्या और एवोगाड्रो नंबर गुना हो जाता है। तो मोलों की संख्या निकालते हैं दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान से हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, उसको गुना करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया द्रव्यमान में हमारा कितना है 1.8 ग्राम, तो 1.8। और H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का हो गया आपका 2, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। और इसका हो गया आपका 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। तो 18 आणविक द्रव्यमान आ गया 18। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, अभी हम लोग पीछे के प्रश्न में एवोगाड्रो नंबर बता रहे थे, 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। अणुओं की संख्या का ये पूरा ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको कटाना चाहते तो 1 0 यहाँ आ गया, ये पूरा कट गया 10 बार में। तब जब ये कटेगा तो कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ एक 0 यहाँ है, तो 1 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या होगा 22। तो 6.022 इंटू 10⁻22 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। चलिए अब 38 की ओर बढ़ते हैं। किसी विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ये किसके बराबर होता है, तो ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। सीधा डिफिनेशन पूछा गया है कि विलय के मोलों की संख्या। देखिए मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है मोल प्रभाज का, ये मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज का फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या, विलय के
मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलियन में जितना मोल है टोटल, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, चलिए इसको हो गया। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार से लिखते थे, मान लीजिए विलियन एक ए है और दूसरा विलियन बी है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं कि एन ए हो गया मोलों की संख्या, एन बी हो गया। जब हम लोग इसको विलियन को जब तैयार करते हैं तो संपूर्ण विलियन कितना हो गया, एन ए प्लस एन बी। अब हम लोग मोल प्रभाज निकालना चाहेंगे विलियन ए का, विलय ए का मोल प्रभाज अगर निकालना चाहेंगे तो विलय ए के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब दोनों का एडिशन। अगर हम बी की बात कर लेते हैं तो बी का जो हम लोग बात करते हैं तो बी में भी सेम वही रूल आएगा। तो बी के मोलों की संख्या ऊपर और विलियन में कुल मोलों की संख्या कितना हो गया, एन ए प्लस एन बी। ये आपका मोल प्रभाज का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विलियन ए है विलियन बी है, उसमें आप बताइए कि कौन सा कंडीशन सही होगा। आपको देखना है कि ए के लिए पूछा गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर बी के लिए पूछा गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डाई नाइट्रोजन गैस के 1.4 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे मोलों की संख्या निकाल ले, अणुओं की संख्या निकाले, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो डाई नाइट्रोजन का मतलब हो गया N2, N2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। लेकिन उसमें बोला है कि डाई नाइट्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका जस्ट यही फॉर्मूला है कि पहले मोलों की संख्या निकालिए, कितना 1.4 ग्राम है बटे 14, 6.022 इंटू 10⁻23। ये अणुओं की संख्या निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या, परमाणु अणु और आयन सब इलेक्ट्रॉन क्या, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी है, अणु का ही हिस्सा है। तो अब हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन उसमें होता है मौजूद, 14 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग इसको ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप लोग, लगभग ये आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर का जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। देखिए किलोग्राम जब बोला तो किलोग्राम बोला, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तो मोललता कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मोललता। मोललता का फॉर्मूला यही होता है कि विलय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो ये मोललता कहलाता है। ये डायरेक्ट आपका एक तरह से समझिए कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया और ये सीधा डिफिनेशन भी है। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहले बोलते हैं कुल दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, किसका पूछा, CO2। कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया आपका 16 दूनी 32, 44 हो जाएगा आपका, 44 हो गया। जब इसको कटाएंगे तो 1/2, यहाँ 44 हो जाएगा। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए 42 की तरफ देखते हैं। 1 मोल कार्बन के 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में उपस्थित दहन CO2 की गैस की मात्रा, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट याद रखना है कि कितना ग्राम होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, यही क्वेश्चन छपने वाला आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। CO2 बोल के हमेशा आया है, CO2 बोल के ही आएगा। इसमें 22 ग्राम होता है, क्योंकि ये बड़ा जाता है थोड़ा सा, इसीलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए मीथेन प्रतिशत की मात्रा पूछा गया कि मीथेन में कितना प्रतिशत क्या है। सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला था CH4। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 12 ग्राम, हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, 4 ग्राम, और कुल मात्रा कितना है, मीथेन का कुल मात्रा 12 4 16। तो आपको किसका किसका पूछा है, कार्बन का पूछा है, हाइड्रोजन का पूछा है, ठीक है। तो कार्बन का बताना है, हाइड्रोजन का, सब में देख लीजिए ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो कार्बन कितना आपका 12, कितना में है 12, इधर हो गया आपका। यानी तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसका, यहाँ ये लगभग 75 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। देखिए इसको भी डायरेक्ट याद रखना है। एक कार्बनिक यौगिक 86.47% कार्बन है
6.33% मिलकर बना है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो मूलानुपाती सूत्र सिंपल में देखेंगे, इसको याद रख लेना है। 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार का आता है। C16H14O, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि ये सब 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको सीधा याद कर लेना है। अभी एग्जाम का समय है, थोड़ा सा इसमें कम समय देते हुए इसको इस तरह से याद कर लेना है। इसका भी देख लीजिए, कार्बन 40 है, 53.5 है, और हाइड्रोजन आपका 6.5 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2O। इसको बनाने सिखाएंगे जब थ्योरी क्लास होगी, उसमें बताया जाएगा। इसमें देख लीजिए 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, कार्बन है 24.27 ग्राम, और 17.65 ग्राम क्लोरीन है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका हम लोग देख सकते हैं इसमें CH2Cl हो जाएगा, CH2Cl। एक पदार्थ में 2 ग्राम पानी मिला है, ठीक है। कितना ग्राम पानी मिला रहे हैं? 2 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न डायरेक्ट आता है इसलिए इसको बता रहे हैं। 18 पानी, 2 ग्राम को 18 ग्राम पानी होना चाहिए। मैं मिलाकर एक घोल तैयार किया था। तो विलय क्या मिला है, अलग से हम लोग क्या मिला रहे हैं? सबसे पहले देखिए, विलय की मात्रा को ऊपर लिखेंगे, विलय की मात्रा को ऊपर और टोटल विलायक नीचे। तो विलय की मात्रा कितना हो गया? विलय की मात्रा हो गया 2 ग्राम, और टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम इधर, 2 ग्राम, 18 और 2 ग्राम कितना हो जाएगा? 20 ग्राम, और गुना 100। परसेंट पूछा गया था हमसे, इससे 10 कट गया, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10% आ जाएगा आंसर। इसका कितना आ जाएगा? 10%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43 को देखते हैं। इसमें भी वही कंडीशन लिखा गया, इसको थोड़ा सा और आगे चल के देखना पड़ेगा। यानी कि 250 ml घोल बनाने के लिए पर्याप्त पानी में इसके 4 ग्राम घोल मिलाकर NaOH का मोलरता क्या होगी? NaOH का मोलरता पूछा गया है। NaOH इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या नहीं तो इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग इसको हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, 250 ml घोल बनाने के लिए कितना? तो इसमें मोलरता पूछा है, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। किसमें? मिलीलीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में होना चाहिए। तो देखिए आपका हो गया 4 ग्राम, और इसका देखेंगे कितना मोल हो जाएगा। इसका हो गया आपका NaOH, सोडियम का हो गया 23, ठीक है। सोडियम 23 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 16, और प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1। तो इधर कितना हो गया? 16, 6, 1, 7, 3, 10, 40। ये 40 हो गया। उसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कितना 250 ml है, और उसमें कितना 1000 हो गया नीचे में, क्योंकि ml में रखना था। तो 4 गुना 4/40। जब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे तो ये पलट जाएगा, ये 4 वैल्यू है ये दोनों, तो ये पलट के लिखाएगा आपका 1000/250। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। इसमें हो गया 10 से कट गया, ठीक है। ये 4 बार में कट गया, तो कितना बचा? 4/10 बचा, यानी 0.4 आ रहा आपका इसका आंसर, 0.4। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पे ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछेगा ही इससे, तो आपको इस तरह का एक प्रश्न पे ध्यान रखना है, अच्छे से बना लेना है। दूसरा प्रश्न जो भी आएगा, कल आपको चार्ट लिखाए थे कि सबका आणविक द्रव्यमान क्या है, जैसे सोडियम का क्या है, क्लोरीन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, इसको याद रखना जरूरी है। जैसे आपको ये याद हो जाएगा तो इस तरह बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 49 में भी सेम वही क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मोलरता ज्ञात करना है। आप लोग मोलरता पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो मोलरता आप अपने से भी ज्ञात कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, प्रयास करने में कुछ भी संभव है, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। देखिए ताप का जैसे एसआई मात्रक हो गया, टेम्परेचर का पूछा, अगर हमसे विद्युत धारा का पूछता तो एम्पियर हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी का भी एसआई मात्रक, जैसे आपका कितना मूल मात्रक है, कितना 7, और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न गया मात्रक कितना मात्रक है? 2 मात्रक। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7, और व्युत्पन्न मात्रक कितना है? 2। रेडियन और स्टेरेडियन, इधर अब गया आपका 7 लंबाई है, फिर आपका विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो देखिए आ गया, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, एकदम रट जाइए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देख रहे हैं कि इसमें बोला गया कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, कितना कितना है, इसको तो छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट तरीका आपको बता दे रहे हैं, इस 60 ग्राम को देखना नहीं है। तो आपका कार्बन कितना ग्राम है, सबका मोल की संख्या निकाल लीजिए। कार्बन कितना है, 24 ग्राम। इसमें मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है ये 12 होता है। तो इसमें मोलों की संख्या कितना निकल गया, 2। यानी कार्बन में मोलों की संख्या आपका जो निकला, कार्बन में मोलों की संख्या जो आपका निकल के आया वो 2 आया। ठीक है, तो C2 हो गया। देखते रहिए ध्यान से। उसका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जब हम लोग चर्चा करते हैं कितना ग्राम दिया, 4 ग्राम। आणविक सूत्र हो गया, आणविक इसका द्रव्यमान इतना हो गया, यानी 4 हो गया, H4 हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 ग्राम दिया है, और 16 से उसका डिवाइड करेंगे क्योंकि आणविक द्रव्यमान इसका 16 है, तो इसका हो गया कितना, 2। तो कहने का मतलब कितना हो गया। अब इसका मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है कॉमन, CH2O, CH2O। तो ये आपका ये 2 बाहर निकल गया या कट गया, कल जो बता रहे थे आप लोगों को कि कट जाता है, तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 52 हो गया, 53 देखते हैं। 34 ग्राम अमोनिया में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या वैसे ही निकालना है। 34 ग्राम अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए कितना होता है। अमोनिया इधर हो गया आपका कितना, 14 नाइट्रोजन का, और इधर हो गया आपका 3, 14 3 17। तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 34, आणविक द्रव्यमान 7, तो कितना निकल गया, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा। 4 मोल हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान जो होता है वो 8 ग्राम होता है, एकदम इसको डायरेक्ट याद कर रखें। 4 मोल हाइड्रोजन गैस का जो द्रव्यमान होता है वो 8 ग्राम होता है। चलिए 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित मोलों की संख्या, बस वही कहानी है। 6 ग्राम कार्बन हो गया, कार्बन में कुछ हो गया आपका 12, तो 1/2 निकल गया, इसका कितना निकला, 1/2। तो 1/2 को क्या ले सकते हैं, 0.5। मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, 0.5। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। IE1 का मान सबसे अधिक किस में होगा, तो वो किस में होता है, नाइट्रोजन में होता है। किस में होता है, नाइट्रोजन में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एनटीपी पर गैस, देखिए किसी भी प्रकार का अगर गैस की बात करें तो मोलों की, एनटीपी पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर उसका कितना होता है, 22.4 लीटर हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ है नहीं। एसटीपी पर अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, किसका अधिकतम आयतन हो सकता है एसटीपी पर, तो यहाँ CO2 का 1 ग्राम अगर अणु लेंगे, तो इन लोगों को जब हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आयतन निकलेगा वो CO2 का 1 ग्राम अणु का निकलेगा। 58 हो गया। 59 की तरफ देखते हैं। सार्थक मान, देखिए सार्थक मान किसको बोलते हैं, जैसे ध्यान रखिए ये पूछा गया है सार्थक मान किसको कहते हैं। तो सार्थक मान की हम लोग अगर बात करते हैं, सार्थक मान, तो सार्थक मान जैसे मान लीजिए 1 2 3.56 है, तो सार्थक मान यहाँ कितना हो गया, टोटल 5। कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो पॉइंट के आगे देख लेंगे सार्थक मान, यानी कम से कम कहाँ, मतलब उसका जो होता है एक तरह से वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का बात करते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका सार्थक मान कितना हो जाएगा, 3.4 है, तो इसका 3 हो जाएगा इसका सार्थक मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोला गया 126 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, भले इसको 1260 पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सार्थक मान कितना है, 1 2 और 3 है। इसमें सार्थक मान का कितना हो गया, 3। उसी तरह 3.14 में भी था सिस्टम, तो 1 2 और 3 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बोला गया है कि वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार बताइए कि इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 0.0016 और एक 0 है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये भी बताइए। जितना से गुना उतना से भाग, 1 2 3 4 पॉइंट पीछे जाएंगे, 4 से गुना और उतना से ही क्या करते हैं, भाग करते हैं, उतना से ही भाग करते हैं। तो पीछे करने के लिए हम लोग क्या किए, उतना किए, तो मिला जुला के आपका कहाँ पे आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। ये तो आपका कट गया है, इसके बदले तो आपका आ गया कि इसको हम जैसे पीछे किए, जैसे अब देखिए सिंपल में इसको समझिए।
अगर हम लोग सिंपल में समझें तो कितना था, 0.00016। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम पॉइंट को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो माइनस पे पावर हटेगा, माइनस पे पावर होगा, निगेटिव पावर लगेगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट को इधर आगे की तरफ ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर लगेगा। क्या लगेगा? पॉजिटिव पावर लगेगा। अब देख लीजिए कितना पॉइंट आप पीछे किए हैं, कितना पॉइंट आगे किए हैं। तो हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं, 1 2 3 4, यानी 1 पॉइंट समथिंग लाना है। ठीक है, तो 1.6, तो कितना हमको करना होगा, 10⁻⁻⁴। ये आपका वैल्यू हो गया बी में। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताइए सार्थक मान कितना, आप ही लोग बताइए इसमें सार्थक मान कितना हो जाएगा। सार्थक मान की संख्या कितना हो गया, इसमें कितना देख रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया। चलिए 63 की तरफ देखते हैं। इसमें बताइए 3 महत्वपूर्ण है, इसमें पूर्णांकित करें, 3 महत्वपूर्ण अंकों तक पूर्णांकित करें। 3 महत्वपूर्ण अंक कहाँ हो गया, आप बताइए। 3 महत्वपूर्ण अंक पूर्णांकित करेंगे कितना दूर हो गया, 3 महत्वपूर्ण अंक। देखिए जब जैसे भी हम यहाँ पे क्या दिया, 6.23 और 5 दिया, 6.23 5 है। जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.24 हो जाएगा, 6.24 हो जाएगा। 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में, 5 खत्म हो जाएगा। चलिए 64 की तरफ देखते हैं। निम्न में से किसका भार अधिक होगा, तो सिंपल बात है इसमें, 1 मोल सोडियम का, 1 मोल सोडियम का, 1 मोल सोडियम का भार सबसे अधिक होगा। कुछ नहीं देखना, सीधा जहां आए उसको मार देना। जैसे CO2 का कितना होगा, 44 ग्राम द्रव्यमान होगा, उस प्रकार से आपको याद रखना। इसको भी आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, इसको निकालना उतना आवश्यक नहीं है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इस प्रकार के प्रश्न जल्दी आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको पढ़ के। मूलानुपाती सूत्र जो इसका निकलेगा 6CH3O निकलेगा, CH3O निकलेगा। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर होगी, तो मैग्नीशियम 12 ग्राम मैग्नीशियम का चर्चा किया गया है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आणविक द्रव्यमान पहले पता करना होगा आपको। तो इसमें मोलों की संख्या निकल जाएगा अगर आणविक द्रव्यमान पता है तो 12 ग्राम बोला गया, तो 12 ग्राम बटे इसका आणविक द्रव्यमान होता है 24, तो कितना आया 1/2। तो 1/2 देखिए अब किस में आ रहा है, किस में, तो 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन, कार्बन का कितना होता है, 12 ही होता है आणविक द्रव्यमान। तो हम लोग निकालते हैं तो इसमें तो 1 आ गया, तो ये होगा नहीं। आपका यहाँ 24 ग्राम हो गया, तो 24/12 लिखेंगे। नीचे में लिखना पड़ता है आणविक द्रव्यमान, यहाँ तो 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 20 ग्राम कैल्शियम की बात करते हैं तो 20 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान 40 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। लेकिन 40 ग्राम कैल्शियम की बात करते हैं, यहाँ आ रहा है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, 40 ग्राम जब कैल्शियम की बात करते हैं, 40 ग्राम कैल्शियम, तो कैल्शियम का हो गया 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आना कितना था, 1/2, जो किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, 66। चलिए ठीक है, 67 की तरफ देखते हैं। निम्नांकित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6.0 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। सेम प्रोसेस है, सेम, आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं। इसे हम बता देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 8 ग्राम मीथेन के बराबर हो जाएगा। वही सेम फार्मूला जो पीछे हम लोग देख रहे थे अभी, पीछे हम लोग जो इस तरह बनाए, इसी प्रकार से सबका आणविक द्रव्यमान को कर लेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और देख लेंगे किसमें होगा। ऑप्शन चेक करके हम लोग देख सकते हैं। चलिए, उस विलयन की मूलरता क्या होगी जिसमें 18.5 ग्राम HCl और 500 ग्राम जल घुली हुई होती है। तो इसमें भी डायरेक्ट अभी आप आंसर रख सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर को रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जल्दी एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपको, जहाँ पे हम आपको डिटेल डिस्कशन करा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या बोला गया, उस जलीय विलयन की मूलरता क्या होगी जिसमें कि इतना इतना ग्राम इतना दिया हुआ है। तो वही मूलरता जो पीछे हम लोग बताए, सेम प्रोसेस है। मूलरता जो हम लोग पीछे बताए, तो इसका 0.2 ग्राम निकल जाएगा। इसको हम इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी टोटल कितना चैप्टर है, आप लोगों में लगभग 11 चैप्टर है, सबको कंप्लीट करना है। तो कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल हम ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हम बता दे रहे हैं, उसी प्रोसेस से सारा और भी न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। 69 हो गया, 70 की तरफ चलते हैं। 70 में वही मोलरता की बात किया गया, मोलरता क्या होगी, तो मोलरता की बात करते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं सेम कंडीशन। तो इसको भी आप लोग बनाइएगा, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। तो 2.5 आएगा, क्योंकि 500 ml दिया है, 5 ग्राम दिया है, तो 2.5 निकल जाएगा इसका।
केल्विन, आपको बोला गया कि केल्विन में मान कितना होगा। देखिए डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है किसी वैल्यू को, केल्विन में मान निकालना है तो प्लस 273 कर देना है। कितना करना है? 273 कर देना है, 273 कर देना है। तो अब 37 डिग्री था यहाँ पर, ये पूछेगा इसलिए इसको डिटेल बता रहे हैं। प्लस कितना कर देंगे हम लोग? 273। तो मिला जुला के ये कितना निकलेगा? जोड़ के देखिए 310 केल्विन के आसपास आएगा, 310 केल्विन के पास आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब 71 से लेकर हम लोग 72 की तरफ चलते हैं। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? ये सीधा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर। चलिए अब हम लोग 73 को देखते हैं। 1.5 मोल, इसमें कितना क्या बोला गया? वह आप यदि आपके पास 1.5 है, आपके पास NaCl, इसमें 300 मिलीलीटर ये डाला जाता है। इसको भी आप डायरेक्ट निकालिएगा, ठीक है। इसको बनाने का आप खुद प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 मिलियन में उपस्थित, इसको मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। डायरेक्ट डिफिनेशन है कि किसी विलेय पदार्थ का 1 मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। देखिए लगभग आप लोग का जो ये प्रश्न था मोल कॉन्सेप्ट से लेके, मोल कॉन्सेप्ट का लगभग ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग ये सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 2-4 क्वेश्चन है, हम इसको जो जब कलेक्शन सीरीज लाएंगे ना, कलेक्शन सीरीज जिसमें कि हम लोग टोटल एक साथ में पढ़ेंगे सभी चैप्टर का। जैसे हम लोग 20 क्वेश्चन लाएंगे, 25 क्वेश्चन लाएंगे, या 40 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जैसा पूछता है वैसा सीरीज लेके आएंगे। तो 40 क्वेश्चन में आपका मिक्स प्रश्न में कुछ प्रश्न जो इसके छूट गए होंगे तो उसको हम लोग करा सकते हैं, वहाँ पर वहीं पर कराएंगे इसको। ठीक है, ऐसे आपका जहाँ तक आपको इस ये मोल कॉन्सेप्ट में जो भी आपका जरूरत का चीज़ था वो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, बाकी अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, जो अगले दिन होगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, बंधन पाठशाला से जुड़े रहिए, कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी जहाँ भी समस्या हो रहा है उसमें खुल के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, जय हिंद।